हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अगेन वन स्टेप टू सक्सेस पर। डेली की तरह आज भी हम यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत ही सारे क्वेश्चंस लेकर आ चुके हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के सब्जेक्ट पर। और जो भी यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं, प्रिपरेशंस करना चाहते हैं, जुड़ जाइए हमारे साथ। तो देखिए, क्वेश्चंस को हम कंटिन्यू करेंगे आज। आज का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, अधिगम के विभिन्न सिद्धांत व्याख्या करते हैं। ऑप्शन है, अधिगम की तथ्यात्मक रूप से किस प्रकार व्याख्या की जा सकती है, व्यक्ति कैसे सीखते हैं तथा क्या सीखते हैं, किस प्रकार बालक का व्यक्तित्व सीखने में सहायक होता है, या बुद्धि अधिगम में किस प्रकार योगदान देती है। पढ़िए क्वेश्चन को, समझिए और आंसर करेंगे, क्योंकि आज बहुत सारे क्वेश्चंस हम लेकर आ चुके हैं। प्रैक्टिस करना है डेली, तभी आप कुछ एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। बिना प्रैक्टिस, बिना मेहनत के कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, अधिगम की तथ्यात्मक रूप से किस प्रकार व्याख्या की जा सकती है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम सिद्धांतवादी संयोजनवाद कनेक्शनिज्म से प्रमुख रूप से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन है कोहलर, पावलाव, थार्नडाइक, पियाजे। तो कौन सा अधिगम सिद्धांतवादी संयोजनवाद कनेक्शनिज्म से प्रमुख रूप से जुड़ा हुआ है? थार्नडाइक। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं और आप सभी क्लास को सब्सक्राइब कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 44। प्रयास एवं त्रुटि का अधिगम सिद्धांत एक शिक्षक को शिक्षण कार्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से किन तथ्यों की सार्थकता को समझने में सहायक है। ऑप्शन है प्रेरक या मोटिवेटर, उद्दीपन स्टिमुलस, ए तथा बी दोनों ही, इनमें से कोई नहीं। प्रयास एवं त्रुटि का अधिगम सिद्धांत एक शिक्षक को शिक्षण कार्य के संदर्भ में किन तथ्यों को समझने में सहायक होता है। बिल्कुल, मोटिवेटर एंड स्टिमुलस दोनों तथ्यों को समझने में सहायक होता है। सो ऑप्शन यहाँ पर 3, ए तथा बी दोनों ही हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन 3 इज करेक्ट, ए तथा बी दोनों ही। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। प्रयास एवं त्रुटि अधिगम सिद्धांत उन व्यक्तियों के लिए अधिक लाभकारी है जिनको विषय वस्तु की अधिक जानकारी होती है, जिनके अनुभव अधिक विस्तृत होते हैं, जिनको अल्प जानकारी होती है, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 45 सोच समझकर आंसर करेंगे। अच्छा, ये हमने पहले भी किया हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत किन व्यक्तियों को अधिक लाभकारी होती है। हाँ, हमने किया हुआ है और इसका आंसर ही पता है सभी को। जिनको अल्प जानकारी होती है उन्हीं के लिए सबसे अधिक लाभदायी है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। और हमने देखा भी है, जो बच्चे थोड़े कम मतलब बुद्धि के होते हैं उनको हम बार बार प्रैक्टिस कराते हैं, चीजों को याद कराने के लिए उनको बार बार लिखाते हैं, पढ़ाते हैं, ताकि वो चीजों को याद कर सके। क्वेश्चन नंबर 46। शास्त्रीय अनुबंधन या क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत है। पुनर्बलन सहित उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, पुनर्बलन रहित उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। अच्छा, पहले वाला सहित था,
उद्दीपक अनुक्रिया अंतः दृष्टि सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया समीपता सिद्धांत। क्वेश्चन के आंसर आप सभी कमेंट सेक्शन में करेंगे मुझे क्वेश्चन नंबर के साथ, और कोशिश कीजिएगा कि हर क्वेश्चन का आंसर कर सके। प्रैक्टिस इज मोर इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो यहां पर शास्त्रीय अनुबंधन क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत जुड़ा हुआ है पुनर्बलन रहित उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, पुनर्बलन रहित। ठीक है, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है 47। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के अनुसार अनुबंधन के उपरांत अस्वाभाविक उद्दीपक या अननेचुरल स्टिमुलस बन जाता है। अनुबंधित उद्दीपक, स्वाभाविक उद्दीपक, अप्रतिक्रिया उद्दीपक, इनमें से कोई नहीं। सो आंसर क्या हो जाएगा? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के अनुसार अनुबंधन के उपरांत जो अस्वाभाविक उद्दीपक है वो बन जाता है अनुबंधित उद्दीपक। अनुबंधित उद्दीपक, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा। उपयोग तथा अनुपयोग यानी लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज उपनियम है। प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, समग्रता का नियम। इंग्लिश में भी नाम दिए हुए हैं, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ रिसेंसी, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। किसका उपनियम है? लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज। क्लास की टाइमिंग सुबह 10 बजे सभी को पता है। टीचिंग एप्टीट्यूड, केवीएस, एनवीएस, टीजीटी पीजीटी, यूपी, टीजीटी पीजीटी, इसके अलावा आपके सी टेट, एस टेट, एचपीएससी, हर तरह के एग्जाम्स में आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के सेशंस यहाँ पर आपको डेली बेहतरीन क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो ये आपका यूज एंड डिसयूज, सॉरी हाँ, लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज उपनियम है अभ्यास के नियम का, यानी लॉ ऑफ एक्सरसाइज का उपनियम है। सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए। निम्नलिखित में से किस अधिगम सिद्धांतवादी ने अधिगम प्रक्रिया की व्याख्या में जीवन क्षेत्र का प्रयोग किया है, यानी लाइफ स्पेस का प्रयोग किया है? थार्नडाइक, कोहलर, ब्रूनर, लेविन। किस अधिगम सिद्धांतवादी ने अधिगम की व्याख्या में जीवन क्षेत्र लाइफ स्पेस का प्रयोग किया है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। लेविन ने किया है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। लेविन ने किया है जीवन क्षेत्र और लाइफ स्पेस का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा। पियाजे के मतानुसार बालक में ज्ञानार्जन होता है। ऑप्शन है प्रत्यक्ष शिक्षण द्वारा, अनुकरण द्वारा, परिपक्व मस्तिष्क होने की स्थिति में, वातावरण के प्रति परिपक्व होती हुई अंतःक्रियाओं के कारण। पियाजे के अनुसार बालक में ज्ञानार्जन होता है किसके द्वारा? वातावरण के प्रति परिपक्व होती हुई अंतःक्रियाओं के द्वारा। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों को उनके दैनिक जीवन से जुड़े हुए घटनाओं से संबंधित उदाहरण देकर ही पढ़ाया जाए, समझाया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। वे क्रियाएं जो बालक मानसिक रूप से करता है तथा जिनके साथ अतिरिक्त रूप में पुनरावृत्ति जुड़ी हुई है कहलाती है? व्यवस्थापन या अकोमोडेशन, आत्मसातीकरण या असिमिलेशन, स्कीमा, संक्रिया या ऑपरेशन।
वे क्रियाएं जो बालक मानसिक रूप से करता तथा जिनके साथ अतिरिक्त रूप से पुनरावृत्ति जुड़ी होती है। पुनरावृत्ति जुड़ी है, ये एक हिंट है। और पुनरावृत्ति जुड़ी है इसका मतलब वो हो जाएगा आपका ऑपरेशन संक्रिया। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। बिल्कुल। आप सभी कितने क्वेश्चन सही कर रहे हैं, कितने गलत कर रहे हैं, मुझे कमेंट्स में बताएंगे। आपकी इंप्रूवमेंट मुझे पता होनी चाहिए। कमेंट्स में शेयर करेंगे अपनी इंप्रूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 देखिए। व्यक्ति द्वारा वातावरण के प्रति किए गए वे व्यवहार जिनके अंतर्गत वह अपने नवीन अनुभवों को पूर्व संचित संज्ञानात्मक संरचनाओं में व्यवस्थित करके व्यवहार करता है, कहलाता है। समझिए क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है व्यवस्थापन, अकोमोडेशन, आत्मसातीकरण, असिमिलेशन, साम्यावस्था, इक्विलिब्रियम, स्कीमा। बिल्कुल आंसर हो जाएगा इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था। मतलब वो अपने नवीन ज्ञान को अपने पूर्व ज्ञान के साथ व्यवस्थित करके कुछ सीख रहा है। ठीक है, सो इक्विलिब्रियम ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 53। व्यक्ति की वातावरण की मांग अनुसार स्वयं को परिवर्तित होने की प्रवृत्ति कहलाती है। मतलब अपने वातावरण के अनुसार स्वयं को वो चेंज कर रहा है, परिवर्तित कर रहा है। ये क्रिया क्या कहलाएगा? व्यवस्थापन, अकोमोडेशन, आत्मसातीकरण, असिमिलेशन, साम्यावस्था, इक्विलिब्रियम, जस्ट ऑपरेशंस। व्यक्ति की वातावरण की मांग अनुसार स्वयं को परिवर्तित होने की प्रवृत्ति। ये कहलाती है आपका अकोमोडेशन, व्यवस्थापन। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। और अगला क्वेश्चन है 59 नंबर क्वेश्चन। अच्छा, कुछ क्वेश्चन हमने स्किप कर दिए शायद। चलिए कोई बात नहीं। देखिए 59 नंबर क्वेश्चन देखिए। प्राणी के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने हेतु न्याय संगत रूप से चयनित पुनर्बलन का प्रयोग कहलाता है। स्वतः आपूर्ति या स्पॉन्टेनियस रिकवरी, व्यवहार प्रारूप गठन शेपिंग द बिहेवियर, विलोपन एक्सटिंक्शन, पुनर्बलन रीइंफोर्समेंट। बीच के कुछ क्वेश्चन स्किप हो गया है, खैर वो शायद आगे है, हमने मेंशन किया हुआ है। आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। 59 क्वेश्चन ही आप सॉल्व कीजिए। सो ये कहलाता है व्यवहार प्रारूप गठन शेपिंग द बिहेवियर। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 60। क्रिया प्रस्तुत ऑपरेंट वह प्रतिक्रिया या रिएक्शन है। ऑप्शन है जो उद्भासित होती है किसी विशेष उद्दीपक पुनर्बलक द्वारा, elicited by a particular reinforcing stimulus, किसी उद्दीपक से प्रस्फुटित होती है बिना किसी प्रयास के, emitted by stimulus without any particular forcing stimulus। ए तथा बी दोनों ही, जिनमें से कोई भी नहीं। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्रिया प्रस्तुत या ऑपरेंट वह रिएक्शन है जो उद्भासित होती है किसी विशेष उद्दीपक पुनर्बलक द्वारा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 61। अधिगम स्थानांतरण या ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग उन सभी के लिए महत्वपूर्ण विषय रहा है जिनका संबंध है पाठ्यक्रम निर्माण से, शिक्षा के उद्देश्यों के निर्धारण में, अनुदेशन विधियों में,
ए बी सी तीनों में ही? अधिगम स्थानांतरण उन सभी विषयों के लिए महत्वपूर्ण रहा है जिनका संबंध इन सभी से है, पाठ्यक्रम निर्माण से भी है, शिक्षा के उद्देश्यों से भी और अनुदेश विधियों से भी। सो ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा, ए बी सी तीनों ही। अगला क्वेश्चन नंबर 62, अधिगम स्थानांतरण की समस्याओं पर प्रयोगात्मक अध्ययन विलियम जेम्स ने प्रारंभ किया था। कब? 1880 में, 1890 में, 1900 में या 1910 में? सन वाला क्वेश्चन बहुत टाइम बाद मिला है, इसको नोट कर लीजिएगा। सो विलियम जेम्स ने यह प्रयोगात्मक अध्ययन स्टार्ट किया था 1890 में। ऑप्शन 2 इज करेक्ट, 1890 में स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अधिगम स्थानांतरण के संबंध में मुख्यतः दो बातों पर बल प्रदान करता है? पहला है विषय के स्वरूप पर, अभ्यास पर। अब यह सिद्धांत कौन सा है आप बताएंगे? मानसिक संख्याएं सिद्धांत, समान तत्व सिद्धांत, सामान्यीकरण सिद्धांत, आदर्श की प्रक्रिया सिद्धांत। इनमें से कौन सा सिद्धांत विषय के स्वरूप और अभ्यास पर बल प्रदान करता है? बिल्कुल समान तत्व का सिद्धांत हो जाएगा। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। आई होप आप सब कमेंट्स में आंसर कर रहे होंगे क्योंकि आंसर बेहद इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। 64 क्वेश्चन को हम स्किप करेंगे क्योंकि यहाँ पर ऑप्शंस इनकम्प्लीट हैं। और देखिए जो क्वेश्चंस हमने हमारे छूट गए थे 54 नंबर से, वो यहाँ पर है, उनको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है, किसी समस्या के समाधान की विधि की क्रमबद्ध तरीके से खोज करने की योग्यता विकसित होती है किस स्टेज में? संवेदीगामक अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में? सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अच्छा, यहाँ पर ऑप्शन 3 जो है वो इंग्लिश में कॉन्क्रीट हो जाएगा। So right answer is मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 55, ब्रूनर के मतानुसार अधिगम है लक्ष्य केंद्रित व्यवहार, वह क्रिया जिसमें बालक की जिज्ञासा की संतुष्टि होती है, ए तथा बी दोनों ही, इनमें से कोई नहीं। ब्रूनर के मतानुसार अधिगम क्या है? लक्ष्य केंद्रित व्यवहार और वह क्रिया जिसमें बालक की जिज्ञासा की संतुष्टि होती है, दोनों ही ब्रूनर के मतानुसार अधिगम में आ जाते हैं। सो ऑप्शन 3 ए तथा बी दोनों ही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, सामाजिक अधिगम का सर्वाधिक आधारभूत तथा सार्थक पक्ष है उद्दीपक प्रतिक्रिया संबंध, स्टिमुलस रिएक्शन कनेक्शन, अनुबंध अनुक्रिया सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंडीशनिंग, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंसाइट, पुनर्बलन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट। क्वेश्चन नंबर 56, आप सभी क्लास को शेयर करेंगे और डेली टाइम पर क्लास अटेंड कीजिएगा। कोई भी सेशन को आप, कोई भी क्वेश्चन को मिस मत करेंगे। कहीं पर भी आपको कोई भी समस्या हो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। तो सामाजिक अधिगम का सर्वाधिक आधारभूत तथा सार्थक पक्ष क्या है? पुनर्बलन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन नंबर 57, सामाजिक अधिगम प्रभावित होता है प्रतिमानों के द्विपक गुणों से, स्टिमुलस प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉडल्स,
प्रतिमान द्वारा प्रस्तुत व्यवहार के प्रकारों से टाइप्स ऑफ बिहेवियर एग्जाम्प्लिफाइड बाय द मॉडल। प्रतिमान के व्यवहार के परिणामों से, उपयुक्त सभी से। चलिए, सामाजिक अधिगम किससे प्रभावित होता है? सो यहां पर देखिए, आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी से। इन सभी से ही आपका सामाजिक अधिगम प्रभावित होता है। ठीक है, चलिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किन अधिगमवादी ने गुप्त अधिगम या लेटेंट लर्निंग का प्रत्यय प्रस्तुत किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन है पियाजे द्वारा, गुथरी द्वारा, टॉलमैन द्वारा या ब्रूनर द्वारा। किस अधिगमवादी ने गुप्त अधिगम सिद्धांत का प्रत्यय प्रस्तुत किया? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका टॉलमैन ने। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ठीक है, इसी के साथ आपका सेशन यहां पर होता है समाप्त। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन। तब तक क्या आप पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए फ्रेंड्स। थैंक यू, धन्यवाद। क्लास को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।